प्यारी बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के संकेतांक 324 बीबीएक्स के पार्ट बी के प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट ए में हम प्रश्न 1 से लेकर 4 तक का हल कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न 5 के का में दिया हुआ है। हम देख रहे हैं प्रश्न 5 का क्या है, कह रहा दिखाइए कि एक संबंध आर जो r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है के द्वारा परिभाषित है, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस इक्वल टू धन पूर्णांकों का समुच्चय है, एक तुल्यता संबंध है। तो इसको हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे प्रश्न में संबंध आर बराबर दिया है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इस संबंध को हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, जहां कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस, अर्थात एक्स और वाई धन पूर्णांक के समुच्चय के अवयव हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं पहली कंडीशन, इस संबंध को हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है। लेकिन स्वतुल्य के लिए यदि हम देखें, मान लेते हैं माना x बिलोंग्स टू z प्लस, तो ऐसी स्थिति में देखें स्वतुल्य में जानते हैं स्वयं अवयव का उसी अवयव से संबंध देखना है, अर्थात x बिलोंग्स टू लेकर चलेंगे। देख रहे हैं x बिलोंग्स टू r से तात्पर्य है x माइनस एक्स, और देख रहे हैं x माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, और 0 आप जानते हैं प्रत्येक संख्या से विभाज्य होता है। तो 0 चूंकि 3 से विभाज्य सिद्ध करना है, 0 3 से विभाज्य है, 0 3 से विभाज्य है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि x बिलोंग्स टू r सत्य है, इसलिए x बिलोंग्स टू r सत्य है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आप देख रहे हैं इसके बाद हम सममित संबंध सिद्ध करेंगे। सेकंड देख रहे हैं सममित, सममित के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये सममित संबंध है। तो देख रहे हैं इसके लिए मान लेते हैं माना एक्स वाई एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इससे तात्पर्य है कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं इसी को यदि हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करेंगे तो y माइनस एक्स मिल जाएगा, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो देख रहे हैं अगर कोई निगेटिव संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 3 उससे विभाजित होगी।
इससे मिल जाएगा y माइनस एक्स 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं y माइनस एक्स 3 से विभाज्य है, इसका अर्थ हुआ कि वाई एक्स बिलोंग्स टू, इसलिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा। क्योंकि सममित के लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध है, इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। आप देख रहे हैं संक्रामक सिद्ध करने के लिए अगर कोई संबंध जानते हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों मिल जाता है तो फिर वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अब इसमें हम संक्रामक संबंध सिद्ध करेंगे। संक्रामक संबंध के लिए मान लेते हैं, माना एक्स वाई जेड, माना एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू जेड प्लस, अर्थात एक्स वाई जेड धन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं दो कंडीशन हम लेकर चलेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए इसका अर्थ है, इसका संदर्भ हुआ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तथा y माइनस एक्स, वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है। देखिए x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तथा y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं दो अलग अलग संख्याएं 3 से विभाज्य हैं तो निश्चित रूप से दोनों का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा, तो दोनों को हम जोड़ कर लिखेंगे। तो देख रहे हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी हमारा 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं y प्लस माइनस में कैंसिल कर देंगे तो यही मिल जाता है x माइनस जेड 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, अर्थात एक्स जेड बिलोंग्स टू आर सत्य हो जाता है। दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। चूंकि यहां पर आपने देखा कि हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिल जाता है। तो चूंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी हो जाता है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। आप देख रहे हैं चूंकि स्वतुल्य भी हमने सिद्ध कर लिया, सममित भी सिद्ध कर लिया, संक्रामक भी मिल गया, इससे स्पष्ट हो गया कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। अतः दिया हुआ संबंध, अतः दिया हुआ संबंध एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड
तो देखें इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आपका पूछा जाता है। संख्याएं यहाँ पर बदल सकती हैं। 3 से विभाज्य दिया है, कहीं कहीं आप 5 से विभाज्य पाएंगे, कहीं 7 से विभाज्य पाएंगे, तरीका बिल्कुल सेम होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इसके बाद 5 के खा में दिया है, क्या ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 हो तथा एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। तो देख रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे हैं ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करना है जिनका योग दिया है 60। तो प्रश्न के अनुसार देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 60, ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। और फिर कह रहा है एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, तो हमको ये दिखाना है कि एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। तो देख रहे हैं एक्स वाई क्यूब को यदि हम ए के बराबर लिख लें, माना ए इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। आप देख रहे हैं यहां पर चाहे हम समीकरण 1 से यक्ष का मान निकाल लें और चाहे y का मान, देख रहे हैं यदि x का निकालेंगे तो काफी आसान होगा। इसके लिए हम समीकरण 1 से x का मान निकाल करके समीकरण यहां पर रख देंगे। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x का मान मिलेगा 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई इंटू देख रहे हैं वाई क्यूब दिया ही है। तो ये हमने समीकरण 1 से मान रख लिया, समीकरण 1 से देख रहे हैं x बराबर मिल गया 60 माइनस वाई। तो देख रहे हैं इसी मान को रखा गया। अब इस प्रकार से देख रहे हैं a बराबर मिल जाता है वाई क्यूब का, देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा करेंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस देख रहे हैं वाई की पावर 4। अब इसका हम y के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहां पर आप y का मान x के पद में भी निकाल करके रख सकते थे, पूरा x के पद में बनता तो आप x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते थे। लेकिन उस तरह में इस तरह की तुलना में थोड़ा सा अवकलन में कठिनाई होगी, तो इसलिए हमने x का मान y के पद में रख करके अब y के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो देखिए y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA अपान dy इक्वल टू देख रहे 60 अचर पद है इंटू वाई क्यूब का अवकल गुणांक जानते हैं, घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे तो 3y स्क्वायर माइनस देख रहे y की पावर 4 का करेंगे, घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं dA अपान dy का मान मिल जाता है। इसको और सरल कर सकते हैं, देख रहे हैं संख्या के रूप में केवल 4 को यदि इसमें से कॉमन कर लें, देखिए 4 कॉमन करेंगे, 15 चौको 60, 4 निकल गया, यहाँ से 15 बचता है, 15 की 45, देखिए 45 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो देख रहे ये dA अपान dy का मान मिल जाता है। अब इसके बाद फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए यदि इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, देख रहे ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए देखिए फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए dA अपान dy को हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहां से y का मान मिल जाएगा, देखें dA अपान dy इक्वल टू 0। तो देखें इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4 इंटू देख रहे 45 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। देखिए 4 को पक्षांतर कर लेंगे, गुणा में है तो गुणा से भाग में जाएगा,
और अब देख रहे हैं यहाँ से भी y की 2 घात कॉमन मिल जाएगी, तो वाई स्क्वायर इंटू, देखिए वाई स्क्वायर कॉमन किए तो 45 माइनस वाई शेष बचता है इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं y इक्वल टू 0 लेंगे तो जो कि संभव नहीं है, कोई एक संख्या 0 के बराबर संभव नहीं होगी, क्योंकि y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर सीधे 60, अर्थात केवल एक ही संख्या मिलेगी। तो y डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा ये 45 माइनस वाई बराबर 0 होगा। चूंकि वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में केवल एक ही संख्या बनेगी। इसलिए यदि 45 माइनस वाई बराबर 0 लेंगे, 45 माइनस वाई बराबर 0, तो देख रहे y बराबर 45 मिल जाएगा, y बराबर 45। आप देख रहे हैं उच्चतम होगा या न्यूनतम होगा फलन का मान, इसके लिए समीकरण 2 का एक बार पुनः x की सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का पुनः x के y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए समीकरण 2 हमारा दिया है dA अपान dy इक्वल टू 4 इंटू 45 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इसका पुनः हम y के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे, तो डी स्क्वायर a अपान डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं 4 इंटू, देखिए 45 वाई स्क्वायर का यदि आप अवकल गुणांक करेंगे तो 45 देख रहे हैं अचर है, वाई स्क्वायर का अवकल गुणांक 2y माइनस वाई क्यूब का देख रहे हैं 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोनों से यदि हम 3 को कॉमन कर लें, 3 कॉमन करेंगे, 4 पहले से है तो 4 3 12 इंटू, आप देख रहे हैं शेष बचता है 3, हमने यहां से बाहर निकाला, 15 3 45, 15 बचा, 15 दुनाई 30, तो देख रहे हैं 30y माइनस वाई स्क्वायर। अब इस मान को हम y बराबर 45 पर देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देख रहे हैं y बराबर 45 पर डी स्क्वायर ए अपान डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 12 इंटू 30 गुणे y की जगह 45 रखेंगे माइनस 45 का स्क्वायर, देख रहे हैं जिसको हम सरल करते हैं, सरल करने पर आप पा रहे हैं 12 इंटू, देख रहे हैं दोनों से 45 की एक घात कॉमन कर लें तो शेष बचता है 30 माइनस 45। देख रहे हैं 30 से यदि आप 45 को घटाएंगे तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि निगेटिव मान मिलेगा, और निगेटिव मान यह दर्शाता है कि फलन का जो, देख रहे हैं फलन हमारा निगेटिव मान यही दर्शाता है कि फलन उच्चतम होता है, और यदि यहाँ पॉजिटिव मिलता तो दर्शाता कि न्यूनतम होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसलिए एक्स वाई क्यूब जो कि हमने फलन लिया था, एक्स वाई क्यूब अधिकतम है या उच्चतम है, उच्चतम है, एक्स वाई क्यूब उच्चतम है। देख रहे हैं यहां से डी स्क्वायर ए अपान डी वाई स्क्वायर से हमको केवल यही पहचान करनी होती है कि जो मान हमने प्राप्त किया है उस मान पर ये निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। निगेटिव आएगा तो उच्चतम मान दर्शाएगा, और यदि पॉजिटिव आता तो फिर न्यूनतम मान दर्शाता। तो देखें एक्स वाई क्यूब उच्चतम है, तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया। आप पूछा था एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, तो देखें वाई बराबर 45 निकाल चुके हैं। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। देख रहे समीकरण 1 हमने बनाया था, आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 60, यहां पर हम y का मान रख लेंगे। तो देख रहे हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 देख रहे हैं मिला है x प्लस वाई, वाई का मान देख रहे हैं 45 प्राप्त हुआ, तो x प्लस 45 बराबर 60,
तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 60 माइनस 45, 60 से 45 घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। तो देख रहे हैं x बराबर 15 और y बराबर 45। तो देख रहे हैं ये एक्स वाई का मान है और इन मानों पर एक्स वाई क्यूब उच्चतम है, यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो देख रहे हैं ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक्स वाई का मान पूछा था तो एक्स बराबर 15 और वाई बराबर 45। साथ ही हमने एक्स वाई क्यूब को उच्चतम भी सिद्ध किया क्योंकि निगेटिव मान मिला है, तथा एक्स वाई क्यूब उच्चतम है, एक्स वाई क्यूब उच्चतम है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 5 के गा में दिया है, क्या अवकल समीकरण e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस अवकल समीकरण का हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे हैं दिए हुए अवकल समीकरण को सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। तो देख रहे हैं अवकल समीकरण दिया है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें दूसरे पद को यदि हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू, देख रहे माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स। आप देख रहे हैं यहां से हम डी वाई अपान डी एक्स, या ये कहें इस x वाले पदों को एक तरफ कर ले, इसको भी हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं तो डी वाई इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान, देख रहे हैं गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी एक्स। अब हमको दोनों ओर का समाकलन कर लेना है। तो दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर तो देख रहे हैं दोनों ओर का यदि आप समाकलन करते हैं तो यही मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी एक्स। अब इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, कोई संख्या ना होने का मतलब जानते हैं एक होगा, एक का समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं जिसके सापेक्ष करते हैं वही मिलेगा, तो y के सापेक्ष कर रहे हैं y मिल जाएगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को देख रहे हैं यदि हम t के बराबर मान लें, माना, देख रहे हैं हर को मान लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। आप देख रहे हैं इसका यदि हम अवकल गुणांक निकालें, e की घात x का अवकल गुणांक जानते हैं e की घात x ही होता है, फिर प्लस e की पावर माइनस x का करेंगे प्लस e की पावर माइनस x इंटू माइनस x का देख रहे हैं माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यही मान हमारा इस प्रकार बन जाएगा e की पावर x प्लस माइनस का गुणा माइनस इंटू e की पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देख रहे हैं यही आपका अंश में दिया है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स, तो इसके स्थान पर देख रहे हैं डी टी बन जाता है। तो यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रेशन, देख रहे हैं इसके स्थान पर डी टी रख देंगे और इसको हमने t माना है तो देख रहे हैं 1 अपान टी डी टी के रूप में बन जाता है।
अब आप 1/t का समाकलन कर लेंगे तो देखिए y इक्वल टू 1/t का समाकलन log t के रूप में होगा, log mod t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं t का मान रख देंगे तो y इक्वल टू log माड देख रहे t हमने माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं यही दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, और फिर भी कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। और चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 5 की घा में दिया है, कह रहा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 5y का आलेखी विधि द्वारा न्यूनतमीकरण कीजिए। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये दिया है और आलेखी विधि द्वारा इसका हमको न्यूनतमीकरण करना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो इन दिए हुए अवरोधों के संगत समीकरण का हम आलेख खींचेंगे। तो आलेख आप देख रहे हैं इस प्रकार से खींचेंगे। देख रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हम अक्ष को खींच लेंगे, x अक्ष और y अक्ष को, और इसके बाद इसमें एक उचित पैमाना लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं मापे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रमशः 1 2 3 4 नाम दे देंगे, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार y अक्ष में भी 1 2 3 4 5, ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने अंकन कर लिया। अब देख रहे हैं पहले अवरोध का संगत समीकरण लिखेंगे, x प्लस 3y बराबर 3 मिलेगा। और देख रहे हैं ये x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो देख रहे हैं x बराबर 3 मिल जाएगा। तो x बराबर 3 अर्थात ये बिंदु देख रहे हैं। और दूसरा y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करेंगे, 3y बराबर 3 तो y बराबर 1 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इन दो बिंदुओं से होकर पहले अवरोध के संगत समीकरण का ग्राफ होगा। तो इसको आप इस प्रकार से खींच सकते हैं इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये पहले अवरोध के संगत समीकरण का देख रहे हैं ग्राफ है। और इसके बाद दूसरे का यदि हम देखें तो दूसरा देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाला दूसरे अवरोध के संगत समीकरण का ग्राफ होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिए पहला ग्राफ इसमें जो दिखाया गया है ये आपका है x प्लस 3y इक्वल टू 3 का x प्लस 3y इक्वल टू 3। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का x प्लस वाई इक्वल टू 2 का। अब इसमें हम सुसंगत भाग ढूंढेंगे। देखिए सुसंगत भाग ढूंढने के लिए हम अवरोधों में मूल बिंदु को रख करके जांच करेंगे। तो देख रहे हैं एक्स वाई की जगह यदि 0 0 रखते हैं तो 0 0 रखने पर देख रहे हैं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3 संतुष्ट नहीं करता है, यानी 0 3 से बड़ा नहीं है। तो पहले वाले देख रहे हैं जो संगत समीकरण का ग्राफ बना है इसके मूल बिंदु से दूसरी ओर अर्थात इस पार्ट से दूसरी ओर का भाग उभयनिष्ठ हो छायांकित करेंगे। दूसरा देख रहे हैं 0 0 2 से बड़ा, तो 0 भी 2 से बड़ा नहीं तो दूसरे को भी संतुष्ट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं पहले रेखा से मूल बिंदु से विपरीत हो अर्थात दूसरी साइड में, दूसरी रेखा से भी मूल बिंदु के दूसरी ओर। तो इस प्रकार से आपने पाया कि उभयनिष्ठ क्षेत्र हमारा ये होगा, तो इसी को आप छायांकित कर लेंगे।
और देख रहे हैं इनका x बराबर 0, y बराबर 0 संगत समीकरण, तो ये हमारे अक्ष होते हैं। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र को हम इस प्रकार से आप छायांकित कर लेंगे। देख रहे हैं इसमें 3 कोणीय बिंदु प्राप्त होते हैं। पहला कोणीय बिंदु, इसका नाम हम ए दे देते हैं। देख रहे हैं ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इनके यदि निर्देशांक लिखें तो देख रहे हैं ए का निर्देशांक बनेगा 3, 0 और बी में इन दोनों रेखाओं को हल करके ज्ञात करेंगे। और सी का निर्देशांक देखें तो 0, 2। पहले हम बी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो देख रहे हैं बी का निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो देख रहे हैं यदि दोनों समीकरणों को आप हल करें, पहला समीकरण संगत समीकरण जो बनेगा x प्लस 3y बराबर 3, और देख रहे हैं दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2, घटाएंगे। देख रहे हैं माइनस माइनस x कैंसिल होगा, 3y से 2y घटाएंगे तो देख रहे हैं 2y बराबर 3 से 2 घटाएं 1, तो y बराबर 1/2। और इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, और 2 से आप 1/2 घटाएंगे तो 2 दूनाई 4 माइनस 1 यानी 3/2। तो इस प्रकार से आपने देखा बी का निर्देशांक मिल जाता है 3/2, 1/2। अब इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हमको उद्देशीय फलन का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं कोणीय बिंदु और उद्देशीय फलन। देख रहे हैं अब हम कोणीय बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक क्रमशः 3, 0, 3/2, 1/2 और 0, 2 हैं, तो उद्देशीय फलन का मान इन बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं x की जगह 3, y की जगह 0 रखते हैं तो 3 त्रिक 9 प्लस 0 अर्थात 9 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं दूसरा बिंदु 3/2, 1/2 रखेंगे तो देख रहे हैं x की जगह 3/2 तो 3 त्रिक 9/2 और y की जगह 1/2 तो देख रहे हैं 5/2, 9, 5, 14/2 अर्थात 7 मिल जाएगा। और यदि हम 0, 2 रखें x की जगह 0, y की जगह 2 तो देख रहे हैं 5 दूनाई 10। तो इस प्रकार से इन कोणीय बिंदुओं पर मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि हमको न्यूनतमीकरण अर्थात न्यूनतम मान ज्ञात करना था, तो इन तीनों में जो न्यूनतम मान है तो वो आप देख रहे हैं 7 है, 7 न्यूनतम है। आप चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं जो क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, इसलिए यह न्यूनतम मान 7 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसके लिए हमको असामिका देख रहे हैं जो उद्देशीय फलन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 का ग्राफ खींच करके देखना है। और यदि इसका ग्राफ ये आपका जो अपरिबद्ध क्षेत्रफल है और इसमें कहीं पर भी कोई बिंदु उभयनिष्ठ मिलता है तो फिर ये 7 न्यूनतम मान नहीं होगा। और यदि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है तो ऐसे स्थिति में न्यूनतम मान 7 संभव होगा। इसके लिए हम 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 का पहले आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए इस पर 2 बिंदु निकाल लेते हैं। देख रहे हैं यदि इसका हम आलेख खींचें तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 7/3, 7/3 देख रहे हैं 3 दूनाई 6, 2 और 3 के मध्य में मान लीजिए बिंदु आता है, ये बिंदु मिलता है 7/x बराबर 7/3। तो इस बिंदु का निर्देशांक 7/3, 0 और y अक्ष को जहां पर काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 7/5। तो देख रहे हैं 1 और 2 के मध्य में मान लीजिए बिंदु मिलता है, तो देख रहे हैं 0, 7/5, 0, 7/5, ये इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं यदि, तो देख रहे हैं दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इस प्रकार से इसका आलेख मिल जाएगा। और इसको आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे
तो देख रहे हैं ये इस प्रकार से इसका आलेख मिल जाता है। अब आप देख रहे हैं 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 और सुसंगत भाग में आपने देखा कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मिल जाएगा कि इसका न्यूनतम मान 7 है और देख रहे हैं अगर ये आलेख इसके अंदर से कहीं से जाता तो फिर निश्चित रूप से इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होता। ये उस कंडीशन में होता है जब सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो अर्थात पूरा बाउंडेड ना हो। देखिए ये अनबाउंडेड है। अगर ये भाग हमारा इतना होता या इतना होता या इस साइड का होता बाउंडेड होता तो फिर इसको खींचने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है कि न्यूनतम है या अधिकतम है किस मान के लिए। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे अतः चूंकि 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 और सुसंगत भाग सुसंगत क्षेत्र कह सकते हैं सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है जो कि ये दर्शाता है। इसलिए बिंदु देख रहे हैं 3/2 कामा 1/2 बिंदु 3/2 कामा 1/2 पर न्यूनतम मान बराबर 7। यही देखिए इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा। एक बार इसको सारांश के रूप में और हम समझ लेते हैं। देख रहे जो हमारा प्रश्न दिया है सबसे पहले जो ये अवरोध दिए हैं इन अवरोधों के संगत समीकरण का हम आलेख खींचेंगे। संगत समीकरण x प्लस 3y बराबर 3 x प्लस वाई बराबर 2 x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है इनके ग्राफ खींचे गए तो ये पहला ग्राफ मिलता है x प्लस वाई 3y बराबर 3 का। दूसरे संगत समीकरण का ग्राफ है x बराबर 0 जानते हैं y h होता y बराबर 0 x h। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचने के पश्चात हम सुसंगत भाग ढूंढते हैं। सुसंगत भाग देखिए मिलता है जैसे पहले अवरोध में अगर हम मूल बिंदु 0 0 इस 0 0 को रखकर जांच करें ठीक है एक्स वाई की जगह 0 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। देखिए संतुष्ट नहीं कर रहा इसलिए इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर अगर संतुष्ट कर देता तो मूल बिंदु की ओर का ही भाग मिलता। संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी ओर का भाग मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे अवरोध में रखेंगे उसको भी नहीं संतुष्ट करता तो देख रहे हैं इसके भी दूसरी साइड में इसके भी दूसरी तो दोनों का उभयनिष्ठ सुसंगत भाग देख रहे हैं जो छायांकित दिखाया गया है ये दोनों का सुसंगत भाग है। सुसंगत भाग आपका देख रहे हैं अपरिबद्ध मिलता है। सबसे बड़ी बात है ये बाउंडेड नहीं है अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध की स्थिति में हमको ये कंडीशन करनी पड़ेगी अगर ये परिबद्ध होता तो फिर ये जो एक्स्ट्रा डॉटेड वाला ग्राफ खींचा गया है इसको खींचने की आवश्यकता नहीं होती। इस बात का ध्यान देना है। तो इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कोणीय बिंदु जो प्राप्त हुए कोणीय बिंदुओं पर हम उद्देश्य फलन जो दिया है प्रश्न में इसका मान ज्ञात करेंगे। मान देखने पर पता चल जाएगा कौन न्यूनतम है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 न्यूनतम है। अगर ये बाउंडेड होता तो यहीं पर स्पष्ट हो जाता कि दिए हुए अवरोधों का जो न्यूनतम मान है वो 7 है लेकिन चूंकि अपरिबद्ध है तो अपरिबद्ध की स्थिति में ये हमारा जो उद्देश्य फलन है 3x प्लस 5y और जो न्यूनतम मान मिला लेस देन 7 करके इसका हम ग्राफ खींच कर देखेंगे। अगर ये ग्राफ और जो सुसंगत भाग है ये अगर ग्राफ इसके अंदर से कहीं से चला जाता तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम मान संभव नहीं होता। आप चूंकि देख रहे उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए न्यूनतम मान 7 है ये स्पष्ट हो जाता है। तो आशा है कि अब इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 5 के अंगा में दिया है कह रहा है यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 हो तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे सबसे पहले इस दिए हुए प्रश्न को लिख लेंगे e की पावर y इंटू
x प्लस 1 इक्वल टू 1, देखें ये दिया है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं दो फलन का गुणनफल है, गुणन का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक। देखें x प्लस 1 का अवकल गुणांक करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, एक अकेला चर है 0, तो ये हुआ पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकल गुणांक e की पावर y का अवकल गुणांक जानते हैं, e की घात x जो ही होता है e की घात y इंटू, अब y का करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू 1 अकेला चर है 0 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए सरल करते हैं तो e की पावर y प्लस, देखिए समीकरण 1 से e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो समीकरण 1 से इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, तो देखें 1 इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमने समीकरण 1 से मान रख लिया। समीकरण 1 से मान रखने पर देखें समीकरण 1 से अब इसको और सरल करते हैं तो देखें डी वाई अपान डी एक्स बराबर लिखेंगे e की पावर y पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस e की पावर y, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 बन जाता है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें इसका पुनः, चूंकि हमको द्वितीय अवकलज में सिद्ध करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यही मिल जाएगा इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स का, देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई। देख रहे हैं ई की पावर वाई का यदि करेंगे तो ई की पावर वाई इंटू वाई का डी वाई अपान डी एक्स। आप देख रहे हैं माइनस ई की पावर वाई, ये आप देख रहे हैं समीकरण 2 में डी वाई अपान डी एक्स के बराबर है, तो समीकरण 2 से इसका हम मान रख लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसके स्थान पर डी वाई अपान डी एक्स और एक डी वाई अपान डी एक्स देख रहे हैं पहले ही से है, तो ये हमने समीकरण 2 से मान रख लिया। समीकरण 2 से तो इस प्रकार से देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और देख रहे थे यही हमको सिद्ध करके लाना था, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। देखिए काफी छोटा प्रश्न है और 5 अंक में पूछा गया है, तो आशा है कि इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे, और यदि कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है, तो देखें हिंदी वर्जन थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो अंग्रेजी में देखते हैं। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4, अर्थात कर्व और लाइन के बीच जो क्षेत्रफल घिरा है उसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो आप देख रहे हैं वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला कार्य है, देख रहे हैं वक्र का समीकरण है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रेखा है y इक्वल टू 4। सबसे पहले इसका हम यदि आलेख खींचें तो देख रहे हैं पहला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay अर्थात परवलय का जो सेकंड टाइप होता है, तो पहले इसका हम आलेख इस प्रकार से खींच लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप अक्ष खींचेंगे और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का जानते हैं ग्राफ इस प्रकार से बनता है, और y बराबर 4 एक्स अक्ष के समांतर 4 इकाई की दूरी पर रेखा होगी। तो ये मान लीजिए y इक्वल टू 4 का ग्राफ है, y इक्वल टू 4, और
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख रहे हैं, परवलय है, नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो देख रहे हैं चूंकि ये वाई अक्ष के अनुदिश सममित है, तो यदि हम पहले चतुर्थांश में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करके उसका दूना कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये क्षेत्रफल हमको निकालना है और इसी का दूना कर देंगे क्योंकि दोनों वाई अक्ष के अनुदिश सममित है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं इसकी यदि लिमिट हम देखें तो लिमिट बन जाएगी, देखें वाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो ये मूल बिंदु 0 0 है और चूंकि y बराबर 4 पर है तो इस बिंदु का यदि हम निर्देशांक लेते हैं तो देख रहे हैं इस बिंदु का निर्देशांक बनेगा 0,4 0,4। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं इसकी लिमिट मिल जाएगी 0 से 4। तो देख रहे हैं वक्र और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर, तो देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं 2 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू देख रहे हैं लिमिट लगती है 0 से 4 और चूंकि y अक्ष के अनुदिश समदिश है तो 0 से 4 यक्स डी वाई इस रूप में आ जाएगा। अब इसका हम देख रहे हैं यक्स का मान रख लेते हैं, तो यक्स का मान परवलय के समीकरण से रखेंगे तो देख रहे हैं ये मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 4 x बराबर लिखेंगे अंडर रूट वाई डी वाई। अब देख रहे हैं इसका समाकलन कर लेते हैं, समाकलन करेंगे तो 2 इंटू देख रहे हैं अंडर रूट वाई का समाकलन y की घात 1/2 है, घात में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1 जोड़ने में देख रहे हैं 3/2 आएगा, वही हमारा बटे में मिल जाएगा और लिमिट देख रहे हैं 0 से 4 है। सरल कर लेते हैं तो आप इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा, 3/2 अंश में लाएंगे उलट जाएगा तो 2 गुणे 2/3 इंटू देख रहे पहले अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो 2 दुनाई 4/3 इंटू देख रहे हैं 4 की घात 3/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात का जानते हैं गुणा हो जाता है, माइनस 0 की घात कुछ भी लिखेंगे 0 मिल जाएगा, 2 कैंसिल कर दिए तो 2 की घात 3 देख रहे हैं तो ये बराबर 8 के मिलेगा, 4/3 गुणे 8। तो इस प्रकार से आपने देखा 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई, तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे हैं ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं देखने में बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है और 5 अंक में आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 के खा में दिया है कि समाकलन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 का खा है, इसको मान लेते हैं माना i इक्वल टू देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए ये प्रश्न दिया है, इसको यदि हम प्रतिस्थापित कर लें x बराबर tan थीटा रखने पर, देखिए x बराबर tan थीटा रखने पर और यदि इसका हम अवकल गुणांक निकालते हैं तो देख रहे हैं dx बराबर tan थीटा का मिलेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और लिमिट में यदि परिवर्तन देखें तो लिमिट देख रहे हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखें x की जगह 0 रखेंगे तो tan में 0 अंश का मान होता है, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 0 मिल जाएगा।
और यक्स बराबर 1 पर देखिए यक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 हम जानते हैं tan 45 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर π/4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लिमिट में परिवर्तन कर लेंगे तो देख रहे हैं यही I इक्वल टू इस प्रकार से बन जाएगा। लिमिट देख रहे हैं 0 से 1 के स्थान पर 0 से π/4 मिल जाएगी। 0 से π/4 इंटू log देख रहे हैं यक्स की जगह tan थीटा रखेंगे तो log 1 प्लस tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू देखिए dx बराबर मिला है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करेंगे तो यही इस प्रकार से मिल जाएगा। सरल करने पर देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा log 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया है। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो देखें यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप देख रहे हैं इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे तो प्रगुण नंबर 4 के अनुसार देखिए बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log देख रहे हैं 1 प्लस tan आप थीटा को आप π/4 से घटा कर लिखेंगे π/4 माइनस थीटा डी थीटा। तो देख रहे हैं ये हमने प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया। प्रगुण नंबर 4 होता है देख रहे प्रगुण 4 है इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो देख रहे हैं इस प्रगुण 4 का यहां पर प्रयोग किया गया है। प्रगुण 4 से आप देख रहे हैं यहां पर हम त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी के फार्मूले से इसको तोड़ेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा। यदि हम त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4 log देख रहे हैं 1 प्लस tan a माइनस पी का फार्मूला लगाएंगे तो tan a की जगह देख रहे हैं π/4 माइनस tan b की जगह देख रहे हैं थीटा है अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा डी थीटा। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटू log देख रहे tan π/4 का हमको मान रख देना है तो देख रहे tan π/4 का यदि आप मान रखते हैं 1 प्लस tan π/4 1 होता है तो 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस ठीक है tan π/4 1 तो 1 इंटू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा डी थीटा। आप देख रहे हैं दोनों पदों में लाशा ले लेंगे तो लाशा लेने पर देखिए यही इस प्रकार बनेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log ठीक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार ये प्रश्न आपका 8 अंक या 5 अंक में पूछा जाता है। यहाँ देखिए 5 अंक में आया है और यही प्रश्न 8 अंक में भी पूछा जाता है। तो लाशा लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा देखिए पहले इस 1 का इसके साथ गुणा होगा और ये दोनों जोड़ने की गलती न करना क्योंकि आपने भाग योग का नियम पढ़ा है। भाग गुणा जोड़ना घटाना इस क्रम से होता है। पहले गुणा की क्रिया होगी तो 1 का गुणा tan थीटा में कर लेंगे देखिए tan थीटा आएगा फिर लाशा लिए तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डी थीटा।
तो देखिए टेन थीटा प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा यही बराबर मिल जाता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log, देखिए 1 प्लस 1 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, तो 2 अपान 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। आप देख रहे हैं यहां हम लाग का फार्मूला लगाएंगे। लाग का फार्मूला आप जानते हैं, लाग यम अपान यन यदि दिया है, देखिए फार्मूला है लाग यम अपान यन इक्वल टू होता है log यम माइनस log यन। इसी फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखें इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, देखिए log यम m की जगह 2 है तो log 2 डी थीटा अलग कर लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा, देख रहे हैं n की जगह 1 प्लस टेन थीटा है डी थीटा। अब यदि आप देखें तो देखिए समीकरण नंबर 1 में यदि आप देखें तो log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा ये हमने समीकरण 1 में आई के बराबर माना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस दूसरे पार्ट को हम आई लिख सकते हैं, जो कि समीकरण नंबर 1 के अनुसार मिल जाएगा। आई इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पर log 2 अचर है, बाहर कर लेंगे, एक बचता है, एक का समाकलन करेंगे क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा मिल जाएगा। और लिमिट देख रहे हैं 0 से पाई बाई 4 है, लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस, देखिए समीकरण 1 से ये बराबर आई के हैं, तो समीकरण 1 से इसका हमने मान रख दिया। समीकरण 1 से आप देख रहे हैं माइनस आई को पक्षांतर करेंगे प्लस आई के रूप में आएगा। तो देख रहे हैं आई प्लस आई इक्वल टू log 2 इनटू लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले जानते हैं अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस फिर लोअर लिमिट 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आई प्लस आई इक्वल टू मिल गया 2i, 2i इक्वल टू पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2। और देख रहे हैं जब i इक्वल टू लिखेंगे दो पक्षांतर करेंगे तो इस क्रम से देख रहे हैं यही i इक्वल टू मिल जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई, देख रहे हैं दो गुणा में, गुणा से भाग में मिलेगा पाई बाई 8 log 2। देख रहे हैं यही दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और किसी स्टेप में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप अवगत कराएंगे। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो इसको आप विशेष रूप से तैयार करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 का गा दिया है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 10% विद्यार्थी गणित एवं जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है। सेकंड में वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि मान लें m बराबर माना यम इक्वल टू, देखिए मैथमेटिक्स से हमने m ले लिया, m बराबर गणित का विद्यार्थी होने की घटना, गणित का विद्यार्थी m को मान लेते हैं, गणित का विद्यार्थी होने की घटना और बायोलॉजी से भी ले लेते हैं, जीव विज्ञान का विद्यार्थी होने की घटना, जीव विज्ञान का विद्यार्थी होने की घटना। अब इसके बाद देख रहे हैं कह रहा 40% गणित, तो गणित पढ़ने वाले की प्रायिकता दी है 40%। देख रहे हैं पीएम बराबर दिया है 40% अर्थात 40/100, और 40/100 का मतलब 0.4। और इसके बाद देख रहे हैं जीव विज्ञान पढ़ने वालों का प्रतिशत 20% दिया है, पीबी इक्वल टू है 20% अर्थात 20/100,
तो इसको लिखेंगे 0.20। और देख रहे हैं क्या 10% गणित एवं जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ये इंटरसेक्शन दिया है पी एम इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10% अर्थात 10/100 लिखेंगे तो 0.10। तो देखिए ये मान मिल जाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमको ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा वो गणित पढ़ता है जबकि ये ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ध्यान रहे जो पहले से ज्ञात होता है वो हमेशा नीचे रखेंगे और जिसकी निकालना है वो ऊपर रहेगा। तो गणित पढ़ने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमको ज्ञात करना है पी एम अपान बी। क्योंकि पहले से ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है तो जो पहले से ज्ञात है वो बटे में आएगा। तो इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं पी एम इंटरसेक्शन बी अपान पीबी और बटे में देखिए इधर जो बटे में होगा वही इधर भी बटे में आएगा। इस तरह से आप फार्मूले को याद रखेंगे। आप फार्मूले में हम मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं पी एम अपान बी दिया है 0.10 बटे पीबी। पीबी का मान आप देख रहे हैं 0.20। दशमलव देखिए ये हटाएंगे, दो अंक से दशमलव हट जाएंगे। 1/2 या 10/20 कहें, 10 दुनाई 20, 1/2 और दशमलव में लिखेंगे तो 0.5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। पी एम अपान बी इक्वल टू 0.5। ये देखें ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। पी एम अपान बी इक्वल टू 0.5। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड में पूछा है, सेकंड देख रहे हैं इसी का अपोजिट पूछ रहा है। देखिए सेकंड में कहता है वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। यानी गणित पढ़ता है ये पहले से ज्ञात है तो ये नीचे रखा जाएगा और जीव विज्ञान पढ़ने का विद्यार्थी होने की प्रायिकता लिखना है। तो इस बार हमको पी बी अपान यम निकालना है। तो देखें इसके अनुसार बन जाएगा पी बी इंटरसेक्शन यम अपान, ध्यान रहे इधर जो बटे में होगा उसी की प्रायिकता आप नीचे लिखेंगे। अब इसमें मान रख देते हैं। देख रहे हैं पी बी इंटरसेक्शन यम का मान दिया 0.10 अपान पी एम। पी एम देख रहे हैं 0.40। देख रहे हैं दशमलव समान अंक पर हटाएंगे, 10/40 यानी कि 1/4 और 4 का भाग आप 1 में देंगे तो देख रहे हैं 0.4 दुनाई 8 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। देख रहे हैं पी बी अपान यम इक्वल टू 0.25। तो देखिए प्रश्न के सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो देखिए काफी आसान प्रश्न है, 5 अंक में पूछा गया है। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे और फिर भी कहीं किसी स्टेप में कोई समस्या आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जितने भी आपको प्री बोर्ड एग्जाम के सेट हैं सभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 के घ में पूछा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6 के समांतर है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। तो देख रहे प्रश्न जो 6 का घ है, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है और बिंदु से जाती है और इस रेखा के समांतर है। चूंकि देख रहे रेखा, देखिए जो समीकरण दिया है x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6। तो चूंकि रेखा के समांतर दिया है तो इसलिए यदि हम इस रेखा के द्विक अनुपात निकाल लेते हैं, चूंकि रेखा के समांतर है इसलिए द्विक अनुपात
देखिए द्विक अनुपात इस रेखा के 3, 5, 6 हैं। तो यदि इनको मान लें क्रमशः ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 6, तो समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात समान होते हैं। और रेखा देख रहे हैं, बिंदु दिया है -2, 4, -5 से होकर जाती है। रेखा बिंदु -2, 4, -5 से जाती है। हम फार्मूला जानते हैं, बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके द्विक अनुपात ए बी सी हो। तो देखें रेखा के समीकरण का फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी। ये कार्तीय रूप में एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और साथ ही द्विक अनुपात दिए हो, तो उन द्विक अनुपात के अनुदिश रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में ये होता है। तो इसमें मान रख देना है। तो देख रहे हैं वो बिंदु हमारा क्रमशः -2, 4, 5 है। तो x1, y1, z1 की जगह आपको ये बिंदु रखना है और द्विक अनुपात ए बी सी यानी 3, 5, 6 मिल गए हैं। बस इन्हीं मानों को रख देना है। तो देख रहे हैं अवशिष्ट रेखा बनेगी x माइनस x1 देख रहे हैं -2 है बटे ए का मान देख रहे हैं 3 आया है इक्वल टू y माइनस y1 देख रहे हैं 5 है, y1 का मान 4 दिया है, देखें y1 4 है बटे b का मान 5 है बराबर z माइनस z1 देख रहे हैं -5 बटे c का मान देख रहे हैं 6 है। तो ये अभीष्ट रेखा की समीकरण का फार्मूला है। देख रहे हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण। तो देख रहे हैं इसमें सरल कर लेंगे। सरल करने पर आप पा रहे हैं x माइनस देख रहे हैं प्लस हो जाएगा। तो x प्लस, तो देख रहे हैं x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर देख रहे हैं z माइनस प्लस हो जाएगा z प्लस 5/6। तो यही अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो आप इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो देख रहे हैं सीधे प्रश्न कह रहा था उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। तो एक बिंदु जिस बिंदु से जाती है वो हमारा x1, y1, z1 का मान होगा और जिस रेखा के समांतर है उसके आप द्विक अनुपात निकाल लेंगे। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात समान होते हैं, तो जो द्विक अनुपात इस रेखा में मिले हैं वही आपको जो ज्ञात करना है रेखा का समीकरण, उसके भी द्विक अनुपात यही सेम होंगे। तो देख रहे हैं 3, 5, 6 यहाँ है, 3, 5, 6 यहाँ भी मिलेंगे, केवल बिंदु हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये अभीष्ट प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं छठे के अंगा नंबर को। देख रहे हैं इसके बाद प्रश्न 6 का अंगा है कि समाकलन देख रहे हैं इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटीग्रेशन देख रहे हैं सेक क्यूब एक्स dx। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न 5 अंक में पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए छठे के अंगा में समाकलन सेक क्यूब एक्स dx। तो देख रहे हैं मान लेते हैं, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx। देखिए डायरेक्ट तो सेक क्यूब एक्स का समाकलन आपको नहीं पता है, तो इसको हम दो भाग में विभाजित कर लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं सेक की एक घात अलग कर देंगे और दो घात को अलग कर लेंगे। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
इस प्रकार से इसको हम विभाजित कर लेंगे। देखिए विभाजित करने के पश्चात दो फलनों में विभक्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम खंडशः समाकलन का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए sec x को पहला फलन मानते हैं और sec स्क्वायर x को दूसरा फलन। आप खंडशः समाकलन का फार्मूला प्रयोग करेंगे तो देख रहे i इक्वल टू फार्मूले के अनुसार पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन। देख रहे हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देख रहे पहले का अवकल गुणांक डी बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और देख रहे हैं इस पूरे का समाकलन होता है। तो इस प्रकार से फार्मूला है। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं। सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं टेन एक्स होता है माइनस देखिए पहले का अवकल गुणांक सेक एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं सेक एक्स टेन एक्स इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स डी एक्स। देखिए टेन एक्स इंटू टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू देखिए टेन एक्स मिल करके टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और देख रहे टेन स्क्वायर एक्स आप जानते हैं सर्वसमीका है। आपने सर्वसमीका पढ़ी है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से देख रहे हैं हम टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालने वन को पक्षांतर कर देंगे तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यही मान आपको टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर रख देना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आई इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन देख रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। आप देख रहे हैं सेक एक्स का ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा और सेक एक्स का गुणा करेंगे तो सेक एक्स डी एक्स। अब यदि आप देखें तो सेक क्यूब एक्स ये हमारा मूल समाकलन बन जाता है। यदि यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें तो देखें समीकरण 1 के अनुसार इसको हम आई के बराबर लिख देंगे। तो आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस देख रहे समीकरण 1 से आई के बराबर मिल जाएगा प्लस सेक एक्स का समाकलन जानते हैं log सेक एक्स प्लस टेन एक्स log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर यदि माइनस आई को पक्षांतर करेंगे तो माइनस आई पक्षांतर होगा प्लस में टू आई। देखिए माइनस आई इधर आएगा प्लस आई तो आई प्लस आई टू आई और टू आई से जब आई लिखेंगे तो वही दो हमारा बटे में चला जाएगा। या देखिए एक स्टेप लिख देते हैं टू आई इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस देख रहे प्लस log सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी और देख लीजिए जब आई बराबर लिखेंगे तो ये दो हमारा बटे में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आई बराबर लिखेंगे तो आई इक्वल टू मिल जाएगा वन बाई टू इंटू देख रहे हैं सेक एक्स टेन एक्स प्लस log सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स देख रहे प्लस कांस्टेंट सी। तो यही देखें हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएँगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें ताकि आगे इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। और इसके बाद हम शेष प्रश्नों को पार्ट सी में लेकर आएँगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।